अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जाने दीजिए हाफिज साहब, कौन से पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गए आप। ऐसी लग़वियात पर मबनी बातें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। अब भला कौन इन पर यकीन करता है। मैंने कहकहा लगाया। हाफिज जुल्फी ने बात ही ऐसी की थी कि मेरी हंसी छूट गई। इस्माइल ने मुझे कोहनी मारकर बाज रखना चाहा। हम दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। लोगों के जाने के बाद हम बातें करते हाफिज के साथ बैठ गए। इस्माइल को कोई ख़ानदानी मसला था जो सुलझाने के लिए उसने हाफिज साहब से मशवरा करना ज़रूरी समझा, लेकिन हाफिज साहब ने उसके मसले को फ़ौरन माफूकुल फितरत करार दे दिया कि ये आसेबी मसला है, जिस पे मैं हंस पड़ा। उन्होंने शायद बुरा मना लिया, तभी मौजू बदल दिया गया। मगर जितना वक्त मैं वहाँ बैठा रहा वो नाराज़गी से जवाब देते रहे, मगर मैंने परवाह नहीं की। भला ये भी कोई बात है। छोटे छोटे मसलों को जिनों भूतों से जोड़ के रकम ऐंठना आजकल मौलवियों ने कारोबार बना लिया है। मैं दिल ही दिल में अपनी बहादुरी को दाद देता इस्माइल के साथ बाहर आ गया। मुझे कोई सरोकार नहीं था कि इस्माइल का काम बने या बिगड़े। मैं इसी बात पे खुश था कि हाफिज जुल्फी को इशारों किनायों में बावर करा दिया था कि अंगूर खट्टे हैं। सुर्ख लहंगे में जेवरात से लदी फंदी वो छुई मुई सी बनी मेरे दिल के तारों को हिला रही थी। हुजलाए उरूसी में आने से पहले मैं वो गिफ्ट लेना नहीं भूला था जो मैंने अपनी नौ ब्याह था हम सफ़र के लिए ख़रीदा था। मैंने राजस्थानी पगड़ी उतार के साइड टेबल पर रखी जो ख़ास तौर पे अम्मी ने बनवाई थी। मैं उनकी अकलौती औलाद था। जितने अरमान थे उन्होंने मेरी शादी पे खूब धूमधाम से निकाले थे। मैं आगे बढ़ा, गिफ्ट खोल के कुछ देर उसकी ताबनाकी देखता रहा, फिर उसे खोल के अपनी नौ ब्याहता बीवी पे उड़ा दिया। वो एक चमकदार दमकता जरी माइल जरी का दुपट्टा था जो रिमशा को बेहद पसंद था। सुहाग रात को इससे बेहतर और कोई गिफ्ट मुझे जचा ही नहीं। रिमशा ने घूंघट की ओर से उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। मैंने उसका हाथ थामा और अपनी मोहब्बत की मोहर उस पर सख्त करते उसका घूंघट उलट दिया। मैं कितने पल उसे आंखों के रास्ते दिल में उतारता रहा था। आज वो मुकम्मल कील कांटों से लेस थी। ना भी होती तब भी उसका हुस्न दुआतिशा होता। हम दोनों बातें करते कब बहके पता ही ना चला। रिमशा मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद औरत थी जिसे मैंने पहली नज़र में दिलो जान से चाहा और पसंद किया और फिर अपना लिया। मुझे आज भी वो दिलकश दिन अच्छी तरह याद था जब रिमशा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैं उसकी जुल्फ़ों से खेलता अपनी खुशबख्ती पे नाजा माजी में गौतज़न हुआ। जरी हाउस यानी दुकान का शटर उठाते मैंने उस बुर्कापोश लड़की को बगौर देखा जो गली के 2 चक्कर लगा चुकी थी और अब तीसरा लगाने वाली थी। मेरा माथा ठनका, कहीं ये चोर ना हो। दाएं बाएं छुपे उसके साथी उसकी जुम्बिश अबरों के मुंतजिर मुझ पर पिल पड़े। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था। दुकान बेश कीमत शादी ब्याह के गरारों लहंगों और जरी के दुपट्टों से अटी पड़ी थी। हर वक्त 5-6 लाख नकद रकम अलहदा पड़ी रहती थी। कुछ अरसे पहले शायद किसी ने मुखबरी की थी जो डाके की सूरत हमें भुगतनी पड़ी। फिर अब्बू से जो छितरौल हुई मत पूछें। मगर अब अब्बू दुनिया में नहीं थे, इसलिए मुझे ही अब जरी हाउस संभालना पड़ा। अब उस लड़की को देखते मैं मोहतात सा दाएं बाएं देखने लगा। इस बात से तसल्ली हुई कि शुक्र था तकरीबन आधी मार्केट खुल चुकी थी। अब वो नकाबपोश लड़की धीमी चाल चलती मेरे नज़दीक आ चुकी थी। शटर उठा के मैं सीधा खड़ा उसे कीनातोज निगाहों से घूरने लगा। जी मोहतरमा, आपको कुछ चाहिए या रास्ता भटक गई हैं? मैंने अक्खड़पन से बदतमीज़ी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी, वो हकलाई। असल में मेरी सहेली की शादी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना उसे जरी का दुपट्टा दिया जाए, इसलिए दुकान के खुलने का इंतज़ार कर रही थी। बगैर तमहीद बांधे उसने घबराए अंदाज में मुद्दा बयान किया। ओह, मुझे शायद पहली बार कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ज़रूरी नहीं जो हमें नज़र आ रहा हो वही सच निकले, कभी पीछे भी झांक लेना चाहिए। मैंने खंकार के गला साफ किया और कुछ देर रुकने का कहा ताकि रात भर का जमाशुदा हब्स निकल जाए। वो भी एक तरफ लग के खड़ी हो गई। मैं अंदर दाखिल हुआ और चीज़ें उठाकर करीने से लगाने लगा। कभी कभी चोर नज़रों से बाहर भी देख लेता। वो महवियत से अंदर लगे लहंगे देख रही थी। कुछ देर बाद मैं फारिग हुआ तो
उसे अंदर आने का इशारा किया। वो भी जैसे मुंतजिर थी, जल्दी से अंदर चली आई। उसके हुलिये को देखते मैंने जरी के हल्के काम वाले दुपट्टे दिखाने शुरू किए, मगर वो हर दुपट्टा रिजेक्ट कर देती। 10-12 दुपट्टे देखने के बावजूद उसकी नज़र में कोई जच नहीं रहा था। मुझे उसकी हरकत पे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर जब्त किए रहा। मोहतरमा, दुपट्टा चाहिए या यूं ही मटर गश्त करने निकली हैं? मेरे तहकीर आमेज़ रवैये पे वो एकदम घबरा गई। हाथ में थामा शिफॉन का दुपट्टा उसके हाथ से छूट गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो घबराहट में नीचे झुकी तो दुपट्टा उठाते उसका नकाब जरी के तारों से उलझता हुआ हट गया। मैं जो गुस्से से उसे देख रहा था, उसका चेहरा देखकर शिश्तर रह गया। 27 बरस की उम्र में कई खूबसूरत लड़कियां देखी, हत्ता कि हसीन तरीन औरतों से भी वास्ता पड़ता रहता, मगर उस लड़की को देखकर मैं आंखें झपकना भूल गया। मेरी जबान लड़खड़ा गई। समझ में नहीं आ रहा था कि सिलसिला ये गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूं। जो कुछ देर पहले उसे सलावातें सुनाने के चक्कर में था, अब यूं बुत बना उसकी एक निगाह का मुंतजिर था। आप ये दुपट्टा दे दें। न करई घंटियां बज उठी। हालांकि पहले उसकी आवाज़ सुन चुका था, मगर अब वही आवाज़ सुर और ताल बजा रही थी। शायद इसे ही पहली नज़र की मोहब्बत कहते हैं। मैंने ठंडी सांस भरी। वही ज़मीन पे गिरा दुपट्टा उसे पसंद आ चुका था। उसने दुपट्टे की कीमत अदा की और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सुनो। न जाने कैसे मैंने उसे पुकारा। वो पलटी और हैरत से मुझे देखा। मुझे लगा कि मैं एक गदागर हूँ जो खाली कशकोल लिए उसके सामने घुटने टेके बैठा हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अल्फाज खुद ब खुद टूट टूट के मेरे मुंह से अदा हुए। अपने घर, उसने अचंभे से जवाब दिया। तभी हल्का सा तबस्सुम उसके चेहरे पे दिखा। जब तुमसे दोबारा मिलना हो तो कैसे? आज ही मैं तमाम दूरी पाट देना चाहता था। वो मुस्कुराई और पलटकर काउंटर की जानिब बढ़ी। वहाँ रखे कलम से अपना नंबर लिखकर उसी तबस्सुम से वापस मुड़ गई और मैं अपने दिल की उथल पुथल होती धड़कन को सुनता रह गया। ये मेरी और रिमशा की पहली मुलाकात थी और अब वही रिमशा मेरी बीवी की सूरत मेरी बाहों के घेरे में कसमसा रही थी। शादी का पहला दिन था। अम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया तो मुझे आवाज़ दे मारी। उनकी आवाज़ पे मैं बेड पे हाथ पांव मारता कसल मंदी से उठा तो चौंक गया। बेड पे तोते और कबूतर के चंद पर बिखरे पड़े थे, जैसे कि हाथ से नोचे गए हों। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं उठा ताकि उन्हें उठाकर बाहर फेंक सकूं। रिमशा बाथरूम से निकलती दिखाई दी। मुझे यूं बैठे देख के वो आगे बढ़ी और गीला तौलिया उतार के कुर्सी पर रखा और उसके लंबे दराज बाल देखकर मुझे जो मस्ती सूझी, उसके गीले बालों की परवाह ना करते हुए उसे जोर से दबोचा। मेरे चेहरे पर उसकी दराज जुल्फों की ठंडक ने साया करते मुझे एक बार फिर खुद से बेगाना कर दिया। तब तक बेड पे पड़े तोते के पर मेरी यादाश्त से रफू चक्कर हो चुके थे। आसिफ। अम्मी की आवाज़ पर खाना खाते मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। बेटा, कई दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रही थी, मगर तुम देर से घर आते हो, इसलिए कह नहीं पाई। वो कुछ परेशान लगी। जी अम्मी, कहिए। मैं हमातन गोश हुआ। मुझे एहसास हुआ कि 1 माह की शादी में अम्मी को ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा। शायद इसी वजह से परेशान हैं। आसिफ बेटा, अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वो हाथ मसलती मुझे काफ़ी परेशान लगी। खैरियत अम्मी, बताएं क्या हुआ? मैं खाना छोड़कर बाकायदा उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो बेटा, 3-4 बार ऐसे हो चुका है। कभी तोते के पर मिलते हैं और कभी कबूतर के। आज तो हद ही हो गई। कट्टो के पर मिले हैं, मगर वो खुद गायब है। अम्मी अपनी प्यारी सेहतमंद मुर्गी को कट्टो कहकर बुलाती थी। परों का सुनकर मुझे शादी के पहले दिन वाला वाकया याद आ गया, मगर अम्मी को नहीं बताया कि मज़ीद परेशान ना हो जाएं। अम्मी, इधर उधर मोहल्ले में पता करवाना था, ज़रूर कट्टो वहाँ मिल जाती, मगर तोते और कबूतर के पर मिलना कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्ली कहीं भी हो, उन बेचारों की शामत आ ही जाती है, उन्हें खा पी के इधर उधर फेंक देती है। आप परेशान मत हों, मैंने उन्हें तसल्ली दी। इस दौरान रिमशा बिल्कुल खामोश रही। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, अब बिल्ली पकड़ने से तो रही। मगर अम्मी मेरे जवाब से मुतमईन ना हुई, लेकिन खामोश रही। दिन ऐसे ही सुबह खरामी से गुजरने लगे कि अचानक अम्मी मुझे रोते बिलखते छोड़ कर चली गईं। हादसा इतना अचानक था कि मुझे संभलते संभलते साल लग गया।
तब तक मैं 2 प्यारे जुड़वां बच्चों का बाप बन गया। रिमशा से मेरी मोहब्बत दो चंद हो गई थी। परों का सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहा, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की। यह यूं कहना बेजाना होगा कि शायद मुझे आदत पड़ गई थी, लेकिन एक वाक़ये ने मुझे शदीद खौफज़दा कर दिया। हुआ यूं कि बच्चों के लिए मैं 2 बकरियां खरीद लाया ताकि बच्चे ताज़ा दूध पी सकें। रिमशा ने भी कोई एतराज़ न किया। एक दिन मैं अलल सुबह दूध धोने बाहर सहन में आया तो देखा एक बकरी मुर्दा हालत में पड़ी है, जबकि दूसरी डरी सहमी खड़ी थी। मुर्दा हालत इसलिए कहा कि जिंदा थी, मगर मुर्दे से बदतर हालत में। उसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से फटा पड़ा था, जैसे किसी ने दांतों से उधेड़ा हो। पेट से आधी आंतें बाहर निकली पड़ी थीं। टांग से गोश्त गायब था, जबड़ा आधा टूट चुका था। उसकी हालत देखकर मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। बच्चे अभी सोए थे। उनके उठने से पहले सहन में गड्ढा खोद के बकरी को दफना दिया कि बच्चे उसे देखकर डर न जाएं। मगर ये वाक़या ऐसा था कि जिसने मुझे पहली बार सोचने पे मजबूर कर दिया था। जब तक रिमशा देसी घी के पराठे बनाती मैं तैयार हो चुका था। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नाश्ते को नहीं चाह रहा था। ना खाता तो रिमशा को शक पड़ जाता कि कोई बात ज़रूर है। औरत ज़ात थी, सोचा उसे बताया तो खौफज़दा हो जाएगी। इसलिए नाश्ता करते ही रोज़मर्रा की तरह बाहर निकल आया। मेरा दुकान खोलने का कोई इरादा न था। मैं सीधा इस्माइल के घर रवाना हो गया। अब वही कोई रास्ता बता सकता था। तुम सच कह रहे हो? इस्माइल ने पूरी बात सुनकर मुझे हैरत से देखा। शादी के बाद से तुम्हारे घर अजीबोगरीब वाक़यात रूह पज़ीर हो रहे हैं और तुम्हें अब होश आया है। अब के वो तमस्खुराना हंसा। यार इस्माइल, तुम तो जानते हो मैं इन फजूलियात पर यकीन नहीं रखता, मगर बकरी की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने आज तक इतना डरावना मंजर नहीं देखा, सिवाय फिल्मों के। मैं अभी तक दहशत और खौफ के ज़ेरे असर था। भाभी को बता के आए हो? इस्माइल ने पुरसोच निगाह डाली। नहीं यार, रिमशा मासूम सी है, जल्द ही खौफज़दा हो जाती है। तुम जानते हो अम्मी के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरी हालत तुम्हारे सामने थी। हम दोनों ने कैसे एक दूसरे को संभाला है हम ही जानते हैं, तो फिर क्यों उसे परेशान करूं? मैंने ठहरे परेशान कुन लहजे में कहा। अच्छा किया नहीं बताया। अब उठो, हाफिज़ जुल्फ़ी ही बता सकते हैं ये परों और बकरी का राज। इस्माइल ने उठते मुझे भी साथ चलने का इशारा किया। हम दोनों दोस्त बातें करते बाहर निकल आए। आम दिनों की निस्बत मस्जिद में रश कम था। असर की नमाज पढ़े आधा घंटा गुजर चुका था। हाफिज़ जुल्फ़ी मस्जिद के मेहराब के नीचे बैठे कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। हम दोनों उनके करीब जाके बैठ गए। वो कुछ देर पढ़ते रहे, फिर कुरान पाक को चूमते रेल पे रख दिया। जी आसिफ साहब, कैसे तशरीफ़ लाए? हाफिज़ जुल्फ़ी के चेहरे पे छाई मुस्कुराहट हम दोनों को बड़ी मायने खेज सी लगी, जिसे महसूस तो किया मगर बोले कुछ नहीं। इस्माइल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हाफिज़ जुल्फ़ी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। आसिफ साहब, आपसे पूछा है, अगर बकरी का वाक़या ना होता तो आप हमारे आस्ताने पर आने की कभी ज़हमत गवारा करते, है ना? उनकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई, जबकि इस्माइल और मैं हवनकों की तरह उन्हें देख रहे थे। कैसी अजीब बात थी कि बकरी का वाक़या हम दोनों के अलावा किसी को मालूम न था। आप? मैं हकलाया। आपको कैसे पता चला? मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। मुझे तो पहले दिन तोते के परों का भी पता है। तुम ना बताओ, ऐसी खबरें भला छुप सकती हैं? अब के हाफिज़ साहब की पूरी शरारियत ने मुझे चौंका दिया। हाफिज़ साहब, कुछ बताएं तो सही कि मामला क्या है? इस्माइल ने शशोपंज से पूछा। आसिफ साहब, माँ की वफ़ात के दूसरे दिन आपकी बीवी ने एक मैसेज देकर वादा लिया था। अगर याद है तो मुझे बता सकते हैं? हाफिज़ जुल्फ़ी ने इस्माइल की बात को नज़रअंदाज करते ज़ेर तबस्सुम पूछा। मैं शिशदर सा उन्हें देखने लगा। मुझे याद आया कि अम्मी की वफ़ात के 5वें दिन रिमशा ने दुकान पे जाते वक्त मुझे ताकीद की थी कि जब मैं घर आऊँ तो 3 बार दस्तक देकर अंदर दाखिल हूँ, और ये वादा उसने ता हयात के लिए किया था, और मैं अभी तक वादा वफ़ा कर रहा था। और अब हाफिज़ जुल्फ़ी की बात पे हैरत के समंदर में डूबा आंखें फाड़े उन्हें बता रहा था। आसिफ बेटा, अचानक हाफिज़ जुल्फ़ी का लहजा बदला। मेरी बात गौर से सुनो। आज तुमने बग़ैर दस्तक के घर दाखिल होना है, तभी पुरस्रार राजों से पर्दा उठ पाएगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। कहते यकदम खामोश हो गए। मैं कभी उन्हें और कभी इस्माइल को देखे जा रहा था।
میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پر اور بکری کا میرے وعدے سے کیا تعلق ہے، مگر حافظ صاحب کی خاموشی نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا، حافظ زلفی نے آنکھیں کھولتے میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں مقناطیس کی مانند مجھے اپنے آر پار محسوس ہوئیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو دوبارہ کھولا اور ایک سادے صفحے پر کچھ آیات لکھ کر اسے بند کر کے تعویذ کی صورت میری جیب میں ڈال دیا۔ سنو آصف بیٹا، جیسے کہا ویسے کرنا۔ بغیر دستک جب گھر میں داخل ہو تب بغیر کچھ کہے کچھ سنے صرف دیکھنا ہے، اور یاد رہے اس تعویذ کو جیب سے مت نکالنا۔ اور اسماعیل بیٹا، تم اس کے ساتھ رہنا مگر اندر داخل مت ہونا، آصف اندر اکیلے جائے گا۔ اب جاؤ دونوں، رات کو یہیں دوبارہ ملاقات ہوگی، عشاء پڑھنے یہیں آنا۔ کہتے خاموش ہو گئے۔ میں حیران و پریشان اٹھا تو اسماعیل بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا، مگر اب تجسس کا کالا ناگ کنڈلی مارے ہم دونوں کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ تمام راستے ہم دونوں دوست خاموشی کی بکل مارے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اسماعیل میرے ساتھ ہی آیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا چاروں اطراف پھیل چکا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور چپ چاپ دبے پاؤں گھر کی دہلیز پہ اپنا پہلا قدم رکھ دیا، جبکہ حافظ صاحب کی تنبیہ پہ اسماعیل باہر ہی کھڑا رہا۔ ارے شاید میں کسی اور کے گھر میں گھس آیا ہوں۔ میں نے آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھا۔ میں ایک وسیع و عریض میدان کے مرکزی گیٹ پہ کھڑا تھا، جہاں اطراف میں چھوٹے چھوٹے بانسوں کی کوٹھڑیاں بنی تھیں، مگر بالکل سامنے میرا خوبصورت بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ کہ اس کی دیواریں نہ تھیں، مگر کمرے میں ہر چیز ویسے ہی کرینے سے سجی تھی جیسے صبح چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹائیں، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ کسی صورت بھی خواب نہ تھا۔ میرے 3 سال کے دونوں بچے 7-8 بچوں کے ہمراہ کمرے کے وسط میں کھڑے کبوتروں اور طوطوں سے کھیل رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس کے بچے تھے جو اتنی تعداد میں میرے ہی گھر میں موجود تھے، جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میدان میں وہی 2 بکریاں اور مرغیاں نظر آ رہی تھیں جو مر چکی تھیں، اور وہ بکری جس نے مجھے خوفزدہ کیا درخت کے نیچے کھڑی گھاس چر رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ قدم بڑھاؤں، مگر میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ بے انتہا شور سے میں نے چونکتے سر اٹھایا۔ میرے بیڈ روم میں جمع بچوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے پیارے بچوں کے ساتھ کبوتر اور طوطوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کبوتر اور طوطے ان کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا کے دم توڑ رہے تھے۔ تبھی سبھی بچے کبوتروں کے پر اڑاتے اسی مری ہوئی بکری کی طرف دوڑے۔ ایک نے ٹانگ پہ دانت گاڑے، دوسرے نے اپنے تیز نوکیلے پنجوں سے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالا، تیسرے بچے نے اس کے جبڑے کو دانتوں سے ادھیڑا، چوتھے نے پہلے کو دھکا دیتے بکری کی پشت پہ 2 دانت گاڑ دیے۔ اور یہ سب میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بکری کی چیخیں آسمان کو چھوتی میرے دل کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے گزرے پل خواب کی صورت دکھائے جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیسا الہام تھا۔ میں عجب کیفیت سے دوچار تھا، چاہ کے بھی میں قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ شاید یہ جیب میں رکھے تعویذ کا اثر تھا۔ پچھلی ٹانگ مت کھانا، وہ ٹانگ میں کھاؤں گی۔ جسم کو ساکت کر دینے والی رمشا کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے اپنے معصوم بچوں کو حیوانوں کی طرح کھاتے دیکھ رہا تھا۔ میری قوت برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ حافظ صاحب کی تنبیہ کے باوجود میں چیخ اٹھا، کون لوگ ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میری چیخ پر سبھی نے سر اٹھا کے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا۔ انہی میں شامل 3 بچے غراتے ہوئے میری جانب لپکے۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ اس سے پہلے کہ چھلانگ لگاتے بچے میری شہرک پہ دانت گاڑتے، ان کے مد مقابل ایک انتہائی بدصورت نوکیلے لمبے دانتوں والی عورت جس کی پشت کالے بالوں سے ڈھکی تھی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر تینوں خونخوار بچے سہم کے رک گئے۔ عورت نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اسی کے اشارے پہ وہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرا بدن خشک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دماغ کی رگیں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئیں۔ اسی اثنا میں عورت آہستہ آہستہ پلٹی۔ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈراؤنا چہرہ دیکھا ہو۔ بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں، لمبے پیلے دانت، ٹیڑھی ناک، چہرے پہ جگہ جگہ بالوں کی لٹیں، لمبے لٹکتے کان
सर पे 2 सींग। खौफ से मेरी आंखें फैल गईं। मुझे यकदम एक झटका लगा। आंखों के गिर्द दायरे नाचने लगे। इससे पहले कि मैं जमीन पे गिरता, 2 नर्मो गुदास बाजुओं ने मुझे थाम लिया था। तुम्हें कहा था ना, दस्तक देकर आना। अब के रिमशा की मीठी मुतरन्नुम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने आंखें पटपटाईं। अगर मैं नज़दीक ना होती तो, जानते हो, इन बदमाशों ने तुम्हें मार डालना था। ये छलावे हैं, हमारे रिश्तेदार जिन। मगर तुमने वादा तोड़ दिया आसिफ। वो एकदम रंजीदा हुई। सिर्फ एक वादा लिया था और क्या मांगा था तुमसे। उसने नीम बेहोश मेरा सर अपने घुटनों पे रखा। मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पाया और ताहयात तुम्हारे साथ रहने के सपने देखे, मगर तुमने क्या कर दिया आसिफ। वो रोने लगी। इसी एक वादे पे तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार हाइल थी वो तुमने ख़त्म कर डाली। तुमने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर डाला आसिफ। चीखों को दबाते वो घुटी आवाज़ में बोली, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे हुकूक से मुझे मरते दम तक इसका अफसोस रहेगा। अब मैं पलट के नहीं आऊँगी। वो आंसू बहाती बेरब्त बोलती मेरे दिल पे कचोके लगा रही थी। मैं बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ आसिफ। तुम्हारी दुनिया से मेरा नाता अब टूट चुका है। गुदास बाजुओं में नीम बेहोशी के आलम में उसकी आवाज़ सुनता जा रहा था। मैं कहना चाहता था, मत जाओ रिमशा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मगर मैं चाह के भी उसे ना रोक पाया। मैं अपनी महबूब बीवी को कैसे रोकता। मैं रिमशा का दीवाना था, एक चुड़ैल का नहीं। ये हौलनाक मंजर मैं कब तक बर्दाश्त करता, फिर न जाने कब होशो खिरत से बेगाना हो गया। इशा की नमाज पढ़कर जो ही लोग बाहर निकलना शुरू हुए, हाफिज जुल्फी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं कारपेट पर बैठ गया। वैसे भी मेरी हालत घर जाने वाली नहीं थी। मुझे बैठे देखकर इस्माइल भी रुक गया। हम दोनों बैठे बातें करने लगे। कुछ देर बाद हाफिज जुल्फी हमारे करीब आकर बैठ गए। कुछ पल हमें खामोशी से देखते रहे। मेरी तरफ देखते हल्का सा तबस्सुम उनके चेहरे पर आन रुका। तुम खुश नसीब हो कि अभी तक जिंदा हो। जानते हो क्यों? क्यों? मेरे औसान खता हो गए। क्योंकि वो तुमसे इश्क कर बैठी है और ये इश्क कहीं का नहीं छोड़ता, चाहे इंसान को ये बीमारी लगे या जिन्नात को, और ये बीमारी उसे लग चुकी है। अब तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि खुद के बचाव के लिए तदबीर करो। वो वापस आ सकती है। वो मसलहतन खामोश हुए। मैं खुद एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। मैं रिमशा को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपनी आइंदा की ज़िंदगी की खातिर उससे निजात हासिल करना भी ज़रूरी हो गया था। इंसानी नस्ल के लिए मुझे जिंदा जीती जागती औरत की ज़रूरत थी, ना कि एक हैवान की। मेरी निगाहों में मगरिब का वो खौफनाक मंजर घूम गया। मुझे दहशत से झुरझुरी आई। अब मुझे क्या करना होगा हाफिज साहब? मैंने लम्हों में फ़ैसला किया। पहले तुम्हें उसे अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा, फिर घर से उसके इस्तेमाल की तमाम चीज़ें दरिया में बहानी होंगी। हाँ, वो एकदम चौंके। तुमने कोई ऐसा तोहफा उसे दिया था जो उसे बहुत पसंद हो, वो उसे हर पल संभाल कर रखती हो। कहते कुछ पढ़ने लगे। जी। वो जरी का दुपट्टा। मुझे एकदम याद आया, वो उसे बहुत पसंद था। मैंने पहली रात को उसे वही उड़ाया था। उस दुपट्टे को फौरन किसी चलते दरिया में बहा दो। ऐसे तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छूट जाएगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। जाओ इस्माइल, इसके साथ रहना जब तक ये दुपट्टे को ठिकाने न लगा दे। जी हाफिज साहब, आप बेफिक्र रहें, कल सुबह ही हम दोनों ये काम कर देंगे। कहते इस्माइल कुछ मुतमईन नजर आया। उसे आसिफ की बहुत फिक्र थी। सुबह की सफ़ेदी अभी नमूदार न हुई थी कि हम दोनों दोस्त दुपट्टे को लहरों के सुपुर्द करके दरिया के किनारे सुस्ताने बैठ गए। आसिफ के दिल से मनोबोझ उतर चुका था। सरशारी के आलम में उसने इस्माइल को मुस्कुरा के देखा। खुदा का शुक्र है कि जल्द पता चल गया। मैं हैरान हूँ कि शादी के 4 सालों में मुझे पता क्यों नहीं चल सका, और अगर अम्मी जिंदा होती तो इस वाक़े को देखते ना जाने उनकी क्या हालत होती। कहीं अम्मी को रिमशा ने तो नहीं मार डाला? आसिफ एकदम चौंका। इस्माइल की तवील खामोशी पे उसे अचंभा हुआ। तब उसने निगाह उठा के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस्माइल के पीछे रिमशा वही जर्द दुपट्टा ओढ़े उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी। आसिफ घबराहट में तेजी से उठा। तुम मगर ये दुपट्टा तो अभी लहरों। वो हकलाया। तुम क्या समझते हो आसिफ कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं।
बस तुमसे एक चूक हो गई। जो दुपट्टा तुमने मुझे दिया था वो ये है, जो हर पल मेरे पास रहता है। जो दुपट्टा लहरों की नज़र हुआ वो कोई और था। वो खिलखिला के हंसी। आसिफ ने चाहा कि भाग सके। खौफ की हालत में वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इस्माइल ने उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश की, मगर तब तक वो चलते पानी में गिर चुका था। आसिफ! इस्माइल ने चीखते दाएं बाएं देखा कि किसी को मदद के लिए बुला सके, मगर सब बेसूद। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने हाफिज जुल्फी को कह देना, आसिफ रिमशा का है और हमेशा उसी का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अलहदा नहीं कर सकती, समझे? गुस्से से कहते रिमशा ने देखते ही देखते पानी में छलांग लगा दी। इस्माइल दहशत व खौफ से आंखें फाड़े जर्द दुपट्टे में लिपटे उन दो जिस्मों के मिलाप को बेचारगी से देखता रह गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।